अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं या मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगी। बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है। दो इशू हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जस्टिस काजी फाजीसा की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हुआ, मगर वो अमल दरामद हो नहीं पा रहा। क्या वजह है? कौन इसमें हर्डल क्रिएट कर रहा है? और कानून और आइन के मुताबिक क्या तरीका कार है? दूसरा, मशहूर ज़माना अज़ीज़ बलोच GIT की रिपोर्ट के ऊपर ज़्यादा लंबी उस पर बहस नहीं करनी। ज़्यादा महवर जो है वो गुफ्तगू का वो रहेगा जस्टिस काजी फाजीसा का केस। अच्छा, ज़रा समझना कि है बड़ा सिंपल सा इशू, ज़्यादा कोई लेंथी इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था। टाइम लिमिट दी थी, 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर की कापी जानी है। वो FPR को इनकम टैक्स के ऑफिस चलेगी, बाकायदा नोटिफाई होना था। वो नोटिफाई वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन के कॉन्टैक्ट्स में, और आगे 60 दिनों के अंदर नोटिस दे के सारी इंक्वायरी करनी थी और 75 में रिपोर्ट देनी है रजिस्ट्रार जो लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने चीफ जस्टिस के ज़रिए मामला सारा रखा जा सके। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कुछ जानता हूँ, बड़ा अरसा इनकम टैक्स की प्रैक्टिस की है। अब तो सिर्फ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोई कभी ट्राइब्यूनल्स में मामला को देखते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एसेसी नहीं है, 114 और 116 की रिटर्न जानी है, तो मेरी इतला के मुताबिक 114 या 116 की रिटर्नें की हैं एसएससी गालबन, यानी रिटर्नें फाइल नहीं की 2004 और 2003-2004 के पीरियड में जो पहली प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी की डिटेल मैं अपने वीलॉग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बड़ी तफसील से मैंने वो सारा पोजीशन बताई थी। फिर 2011-12 या 2012-13 के कॉन्टैक्ट्स में है। गालबन पहली रिटर्न 2018 की दाखिल की है, और वो डेट भी देखनी पड़ेगी कब की है। मेरी इतला के मुताबिक गालबन जब एसेट रिकवरी यूनिट ने वो सारी चीज़ें सामने निकालनी थी, तो उस पीरियड के दौरान की ये सारी पोजीशन है। और उसी के दौरान जब पता चला कि प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, तो उस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न वो दाखिल कर दी गई। तो 2018 की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके आपने अपने आप को एसएससी मान लिया है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ज़रा समझने की बात है। कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है इस हवाले से, वो कुछ अपना केस बनाना चाहते हैं नॉन रेजिडेंट के कॉन्टैक्ट्स में। तो अगर नॉन रेजिडेंट भी मान लिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न 2018 में देकर आपने आप या नॉन रेजिडेंट की रिटर्न में या रेजिडेंट में आपने रिटर्न फाइल करके अपने आप को मान लिया कि आप यूर जुरिस्डिक्शन ओवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन पाकिस्तान। फ़र्ज़ करें नॉन रेजिडेंट भी अगर आपकी है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर आपको आमदन कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, आप इनकम टैक्स का नंबर लिया हुआ है, और जब आपने रिटर्न लिया तो चाहे नील रिटर्न आप फाइल करें, यू आर obliged टू फाइल ए रिटर्न अंडर द पाकिस्तानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नोटिस देने का प्रोसीजर 218 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिया गया। बाकायदा पहले नोटिस वैसे पर्सनल सर्विस, फिर रजिस्टर्ड पोस्ट और AD, और नोटिस का प्रोसीजर लिखा हुआ है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड में तरीक़ाकार है। यही वजह है कि नोटिस वसूल ना करने पर या जवाब ना देने के ऊपर वो तरीक़ाकार अपनाया गया और चस्पांदगी की गई। अब चस्पांदगी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की तरफ लेके जा रहा है आपको। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में सेक्शन 121 से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी। अगर आपने रिटर्नें फाइल की होती तो 122 सेक्शन के तहत आनी थी, लेकिन रिटर्नें फाइल नहीं है, और जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है आपकी 111 के तहत आनी है। अब सवाल बड़ा अहम यहाँ आना है, मनी ट्रेल आपने इस्टेब्लिश करने का मौका दिया है, जो कि अभी तक 13 महीने सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, और जस्टिस काजी फाजीसा की बेगम साहिबा ने ज़ुबानी बातें कही थी। अभी तक अगर कोई जवाब था तो ये जवाब देकर सेटिस्फाई करें। शायद मेरा ख्याल रिव्यू का सोच रहे हैं। रिव्यू में 30 दिन का टाइम है, और गालबन 15 दिन ही शायद रह जाएंगे आज के बाद। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है, अगर आप रिव्यू का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो रिव्यू तो स्टैट्यूटरी राइट नहीं है ना जी। अपील में तो आपको अपील तक वेट करना पड़ता है।
जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना है, और जिस तरह फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक या आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत है। और सेक्शन 3 प्रोसीडिंग चल रही है इनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत। सेक्शन 3 के तहत भी प्रामा फिशाई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और 5 में सज़ा दी हुई है, गालिबन 5 साल तक की सज़ा है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स इन कोर्स, मौका पूरा मिल रहा है, लेकिन अवॉइडेंस क्यों की जा रही है ये समझ से बाहर है। ये खाली सिर्फ इनकम टैक्स असेसमेंट का इशू नहीं है, मैं पहले बताऊँ, ये इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी में इस्टेब्लिश होना है। अगर आप सोर्सेज नहीं बता सके, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो सवाल ये है ना, कहा जा रहा है एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से, मैं बार बार कह चुका हूँ एग्रीकल्चर इनकम भी है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना है, और ढेर सारा है। और जब आप इनकम टैक्स में आप शो करेंगे तो टोटल इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम टैक्स नहीं देना होगा आपको, इनकम टैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम सूबाई टैक्स देना होगा, जो कि हमारा लॉ बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। सूबाई हुकूमतें एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगा नहीं सकती हैं, तो अल्टीमेटली टोटल इनकम आप दिखा देंगे तो बचत है आपकी। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा इंप्रेशन क्यों दिया जा रहा है कि कानून को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के जज हों या चीफ जस्टिस हों, जो भी हों, आइन और कानून आर्टिकल 25 पाबंद करता है इन्हें पाकिस्तान का कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उस कानून के तहत आपको कानून के ताबे होना है। यहाँ तो ताबे नहीं हुआ जा रहा, यहाँ तो आपके सामने है, ये प्रोसीडिंग में कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग मौका पूरा दिया जा रहा है। जैसे पनामा केसेस के अंदर अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस नहीं लेके बातें बड़ी होती रही, 5 जजों ने निकाल दिया, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तौहीन अदालत होती रही, तौहीन अदालत में सज़ाएँ हुई, हम सब ने वो देख लिया। फिर JIT बनी थी, JIT के पास भी पूरा मौका था, नहीं दिया। फिर मामला फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, वहाँ भी कोई नहीं। फिर नैब में गया, और नैब में भी चीज़ें नहीं। ये केस देखें, इवन अदरवाइज पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से ये सारा केस नैब की जुरिसडिक्शन बनता था। अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखते हुए ये केस नैब के सामने नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखना और बरकरार रहना चाहिए। कानून पे अमलदारी ज़रूरी है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कानून पे अमलदारी हो नहीं रही है, तौहीन अदालत हो रही है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन टाइम लिमिट दिया। और आपको याद हो जजमेंट में लिखा हुआ था इसीलिए कि अगर इतने पीरियड में मुकम्मल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपने तय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक्शन लेगी। तो यहाँ तो यही लग रहा है कि कंप्लायंस नहीं करनी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बराबर, मैंने पहले भी कहा था। और एक बात और मैं बताता चलूँ, नज़रसानी की दरख्वास्त में क्या होना है। नज़रसानी की दरख्वास्त में तो कोई भी केस आपका इस कॉन्टेक्स्ट में अब तो, और जो डायरेक्शन दे दी हैं वो फुल बेंच की 10 मेंबर बेंच की कहलाती हैं। 7 मेंबर्स ने वादे कह दिया अगर किसी ने डाइसेट भी किया है तो इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस पर अमल दरामद होना है, कोई हीला बहाना नहीं चलना, कोई चालाकी नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में चलनी। खुदारा कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। दूसरा जो इशू है वो JIT उज़ैर बलोच के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। 164 का बयान उज़ैर बलोच ने दिया हुआ है, जैसे 36 सफ़ा पर मुश्तमिल है। 198 अफराद को कत्ल किया है, दहशतगर्दी की है, गैंग वॉर है ये सारी। और अब तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए कि जिस तरह MQM या सियासी जमातों ने, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पढ़ लें इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की कराची लॉ एंड ऑर्डर में, उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरह पॉलिटिकल विंग्स के अंदर ये इस तरह के टेररिस्ट विंग बने हुए थे और इस्तेमाल होते रहते। असल चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और आप और हम सबको पता है कि ये चूँकि इसके अंदर लोग कौन मौजूद थे। स्पेशल ब्रांच पुलिस की एक ब्रांच है, CGD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, फिर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो वफाक का इदारा है, MI वफाक का इदारा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI वफाक का इदारा है। तो ये सब ने रिपोर्ट देनी। जब रिपोर्ट चूँकि कंसेंसस नहीं आ रहा था, नाम लिखे हुए थे, जो उज़ैर बलोच ने नाम लेकर कहा 164 का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। वो अदालत में जाके आप सेट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स में आप नहीं कर सकते। वो बड़ी भयानक चीज़ें हैं। और ये जो कुछ भी है सच सामने आना चाहिए। इस मुल्क में अब गॉड फादर या सिजिल माफिया नहीं चल सकते। कानून और आइन की हुक्मरानी चलती है तो कानून और आइन की हुक्मरानी यकीनी बनानी है। जो चीज़ें हैं और इतना सा छुपाई रखी JIT की रिपोर्ट। अब मॉल्टन को सानिया की देख लें, कितनी मेहनत करनी पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट में गए, सिंगल जज का फैसला, मामला चैलेंज हुआ, फुल बेंच ने कहा, फिर जाके कहीं वो रिपोर्ट मिली, अनेक्शर आज तक भी नहीं मिले हैं।
तो ये तो गवर्नमेंट छुपा इसलिए रहती है कि जो कि बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका कसूर चाहे फौजदारी में या दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट पे किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। तो ज़ेर बलोच की, बाकी बल्दिया फैक्ट्री की और बाकी जितनी JIT है वो बड़ी अहमियत की हामिल होंगी और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह मावराए अदालत या मावराए कानून कोई एक्शन उठा ना सके। कानून की हुक्मरानी चाहिए, आर्टिकल 4 और 5 की हुक्मरानी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।